आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जब भी फौजियों को दिखाते हैं कि वो बैटलफील्ड में लड़ाई कर रहे हैं और अगर वो ओपन ग्राउंड में हैं और सामने से फायरिंग आ रही है तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, उनको कवर ढूंढना होता है। इसीलिए अगर बैटलफील्ड में टैंक्स चल रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर फौजी टैंक्स के पीछे हडल अप कर जाते हैं, मतलब टैंक के पीछे पीछे चलते हैं ताकि उनको टैंक का कवर मिले। वैसे तो एक बैटलफील्ड में टैंक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उनके बहुत सारे मिशंस, बहुत डिफरेंट टाइप के पर्पस होते हैं, बट ये जो कवर देने वाला एस्पेक्ट है कि सारे फौजी टैंक के पीछे छुप सकते हैं, ये एक उनका बहुत बड़ा फायदा होता है। टैंक्स के बारे में ये सोचा जाता है कि जो इंसान टैंक के अंदर है वो बिल्कुल ही सेफ है। आप सोच के देखिए, अगर आप एक टैंक में बैठे हैं, टैंक के अंदर है और पूरी तरह से सेफ है, बट आपका टैंक नो मैन्स लैंड में है, ऐसी जगह पे है जहां से सामने आपका दुश्मन आराम से आप पे फायर कर सकता है और आप टैंक के अंदर बैठे हुए हैं, सामने से लगातार फायर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कितने समय तक आप टैंक के अंदर सेफ रह सकते हैं? क्या आप ये एज्यूम कर लेंगे कि आपका जो दुश्मन है जो आप पे फायर कर रहा है उनके पास एंटी टैंक वेपन नहीं है, वो आपके टैंक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता? क्या आप ये सोच के शांत हो जाएंगे? इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड एक ऐसे ही टैंक और उसके क्रू की कहानी सुनाऊंगा जिसमें कुछ लोग एक टैंक के अंदर फंस गए थे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो के एंड में टैंक से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट बताया है जो उनको आयरन मैन के साथ जोड़ता है। कहानी शुरू होती है साल 1917 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी स्टेजेस में है और अभी ब्रिटिश फौज ने बिल्कुल नया नवेला मार्क 4 टैंक को बैटलफील्ड पे इंट्रोड्यूस किया है। मार्क 4 एक ब्रिटिश टैंक था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होते के समय बैटलफील्ड पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें मार्क 1 टैंक के कंपैरिजन में कुछ इंप्रूवमेंट्स थे। इस टैंक की खासियत ये थी कि इसका आर्मर ज्यादा स्ट्रांग था और ये ज्यादा आसानी से मूव कर पाता था। बैटलफील्ड में टैंक्स के बहुत सारे मिशन होते हैं, बहुत सारा काम करते हैं टैंक्स, बट एक और उनका बहुत खास पर्पस होता है, वो ये है कि बहुत बार उनको इन्फेंट्री में जो सोल्जर्स होते हैं, जो फुट सोल्जर्स होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। यानी आपकी फौज आगे मूव कर रही है और साथ साथ में टैंक चलते हैं ताकि सामने वाले जो दुश्मन है उनके जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, बंकर्स हैं, उनको टैंक्स आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। नॉर्मल फुट सोल्जर्स को उनको डिस्ट्रॉय करने में टाइम लगेगा, बट टैंक्स के पास बड़ी बड़ी गन्स होती हैं जिसकी मदद से वो दुश्मन के बंकर्स को बहुत आसानी से और बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक गेम खेला था, इसका नाम है बैटलफील्ड 1। इसमें एक मिशन होता है जिसमें आप एक टैंक क्रू का हिस्सा रहते हो और उसमें आप मार्क 4 टैंक में ही होते हो। तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मार्क 4 टैंक किस तरह से मूव करता था और कैसे कैसे उसके मिशन होते थे, इसका बहुत अच्छा आइडिया मिलता है इस गेम को खेलने के बाद। तो अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मार्क 4 जो टैंक था उसका मूवमेंट कैसा था, उसके वेपन्स कैसे थे, इसको अगर आप वर्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप ये गेम ट्राई कर सकते हो, बैटलफील्ड 1। तो ऐसा ही एक वाकया हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब एक ब्रिटिश मार्क 4 टैंक को फौजियों के साथ यानी इन्फेंट्री के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। तो ये टैंक चल रहा था फौजियों के साथ साथ और आगे जाके बहुत बड़ा एक दलदल का गड्ढा था, वहां पे जाके ये टैंक फंस गया, तिरछा जाके गिर गया और वहां से फिर हिल नहीं रहा था, वहां से निकल नहीं पा रहा था। अगर आपको उस जमाने के आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स के बारे में नॉलेज है तो आप ये बात जरूर जानते होंगे कि उस समय टैंक्स का डिजाइन ऐसा होता था कि अगर वो किसी गड्ढे में गिर गए, अगर किसी दलदल में फंस गए तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता था। तो इस कहानी में जो टैंक है जो ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दलदल में फंस गया था, उस टैंक का निक नेम था फ्रे बेंटोस। ये अजीबोगरीब नाम जो था वो उस टैंक के कमांडर ने रखा था उस टैंक का। ये टैंक कमांडर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक ग्रोसर था, यानी एक किराने की दुकान चलाता था और वहां पे एक कैंड मीट का डिब्बा मिलता था। तो वो जो कैंड मीट आता था वो जिस ब्रांड का था उस ब्रांड का नाम था फ्रे बेंटोस। तो उस दुकानदार ने अपने टैंक का नाम ही रख दिया फ्रे बेंटोस। तो अब फ्रे बेंटोस दलदल में फंस गया है और जितने भी आसपास ब्रिटिश फौजी हैं वो धीरे धीरे रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब पीछे हट रहे हैं और सामने से जर्मन फौजी आगे बढ़ रहे हैं। अब ये टैंक वहां पे अकेला हो गया क्योंकि ये टैंक वहां से हिल नहीं सकता। तो इस टैंक के अंदर से 2 लोग, इस पूरे टैंक के अंदर 9 लोग थे, 2 लोग बाहर निकले और उनके पास टैंक के ऊपर कुछ मशीनरी लगी थी। उस मशीनरी को निकाल के उस टैंक को दलदल से निकालने की कोशिश करने लगे। पर तभी उनमें से एक आदमी ने नोटिस किया कि जो जर्मन फौज है, जो दुश्मन है, वो सिर्फ 20-25 मीटर दूर है और अब उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया इनके ऊपर। तो तुरंत उसमें से एक आदमी टैंक के अंदर वापस चला गया। दूसरा आदमी उतना लकी नहीं था, वो वहीं पे था और उसको गोली लग गई और वो वहां से गिर के मर गया। तो अब फ्रे बेंटोस का सारा क्रू टैंक के अंदर है। टैंक उस जगह से हिल नहीं सकता। हाँ, टैंक में गन्स लगी हैं, बट इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि टैंक जब दलदल में गिरा था तो वो इस एंगल से गिरा था कि जो उसमें गन्स लगी थी वो भी गलत एंगल पे टिल्ट हो गई थी।
इसके वजह से जो टैंक क्रू था वो उन गन्स को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। मतलब आप सोच के देखो कि अगर गन है और उसका एंगल ऐसा हो गया तो आप फायर भी करोगे तो कुछ पॉइंट नहीं है ना। सामने से दुश्मन आ रहा है तो आपको गन उनके एंगल में फायर करनी है। इस तरह से ये टैंक की गन्स भी बिल्कुल यूजलेस हो गई। तो जितना भी अंदर क्रू था वो नॉर्मल रिवॉल्वर और राइफल से टैंक के अंदर से उनके ऊपर फायर करने लगे। सामने से जो जर्मन फौज आ रही थी वो भी समझ गए थे कि ये टैंक यहां फंस गया है और जितने भी आसपास ब्रिटिश फौजी हैं, ब्रिटिश इन्फेंट्री पीछे हट चुकी है। तो अब ये टैंक यहाँ पे है और इसके अंदर जो क्रू है वो तो गया काम से। इसके अंदर जो क्रू था उन्होंने भी डिसाइड किया था कि हम आखिरी बुलेट तक फायर करते रहेंगे। तो ऐसे ही करते करते पहले 2 घंटे बीते, फिर 4 घंटे बीते, 10 घंटे बीत गए। हो ये रहा था कि सामने से जर्मन फौज का लगातार फायर आ रहा था और ये लोग टैंक के अंदर थे इसलिए सेफ तो थे फायर से, बट जितना भी डैमेज हो रहा था उसकी वजह से अंदर इनको चोट लग रही थी। तो सारे जितने भी क्रूमैन थे उन सबको चोट लग गई थी। बट फिर अचानक उन्होंने देखा कि उनको पीछे से भी फायर आ रहा है। सामने से तो जर्मन फौज फायर कर रही थी, अब पीछे से कौन फायर कर रहा है? पीछे से फायर कर रहे थे उनके अपने देशवासी। ब्रिटिश फौज अपने ही टैंक पे फायर कर रही थी। क्यों? उसका रीजन ये था कि मार्क 4 बिल्कुल नया नया टैंक था उस समय बैटलफील्ड पे और ये ब्रिटिश फौज को ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि अगर कभी भी आपका टैंक ऐसी जगह पे फंस गया है जहां पे जर्मन फौज उस टैंक को कैप्चर कर सकती है तो आपको उस टैंक को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका टैंक जर्मनी के फौजियों के हाथ में ना लगे। इस तरह से फ्रे बेंटोस के अंदर जो क्रू था वो दोनों तरफ से फंस रहा था, आगे से जर्मन फायर, पीछे से ब्रिटिश लोग फायर कर रहे थे। तो उनके कमांडर ने डिसाइड किया कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, उनको टैंक से निकलना ही पड़ेगा। बट निकले कैसे? फायर दोनों तरफ से हो रहा है। तो उसमें से एक आदमी ने वॉलंटियर किया कि वो निकल के क्रॉल करके ब्रिटिश की तरफ जाएगा और उनको जाके बस बताएगा कि यहाँ पे इस टैंक के अंदर अभी लोग जिंदा हैं और आप यहां फायर करना बंद करो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक आदमी टैंक के पिछले दरवाजे से निकला और पूरे टाइम क्रॉल करते करते नो मैंस लैंड के थ्रू, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं बट बचते बचाते वो पहुंच गया ब्रिटिश लाइंस के पास और वहां जाके उसने एक सफेद कपड़ा लहरा दिया, ये इंडिकेट करने के लिए कि वो भी एक ब्रिटिश फौजी है और अपना फायर बंद करो। तो धीरे धीरे रात के 9 बज चुके थे। एक बार जब ब्रिटिश साइड की तरफ से सीज फायर हो गया तो जो टैंक के अंदर क्रू था वो धीरे धीरे रात के अंधेरे में एक एक करके निकलने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि सारे एक साथ ना निकले, क्योंकि सब एक साथ निकलेंगे तो दिख जाएंगे आसानी से। तो एक एक करके रेंगते हुए सारे लोग बाहर निकले और एक एक करके सारे लोग ब्रिटिश लाइंस के पास सेफली पहुंच गए। ध्यान रखिए कि सारे फौजी इंजर्ड थे, बहुत लोगों को गोलियां लगी थी, सीवियरली वुंडेड थे। बट जब ये टैंक से निकल रहे थे एक एक करके तो इन्होंने टैंक के अंदर के इंपॉर्टेंट वेपन्स, मशीन गन्स निकाल ली थी और जितने भी टैंक के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी अपने साथ लेके वापस आ गए थे। तो इस तरह से फ्रे बेंटोस के सारे फौजी जो इतनी देर तक नो मैंस लैंड में फंसे हुए थे, दोनों तरफ से उन पे फायर हो रहा था, बट सेफली एक को छोड़ के सारे फौजी वापस आ गए। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये सारे फौजी नो मैंस लैंड में उस टैंक के अंदर कितनी देर तक थे? 60 आवर्स। जी हां, 60 घंटे। लगभग 3 दिन ये 8 फौजी उस टैंक के अंदर ही थे और सेफली वापस आए। इस अचंभित करने वाली घटना की वजह से इन सारे फौजियों को मेडल मिला और ये टैंक क्रू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे ज्यादा डेकोरेटेड टैंक क्रू बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 की ये कहानी बहुत रिसेंटली लाइट में आई है, लोगों को इसके बारे में पता चला है, तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस टैंक के ऊपर भी अपनी एक मूवी बननी चाहिए। हालांकि फ्रे बेंटोस की स्टोरी से मिलती जुलती एक टैंक क्रू की मूवी है जिसका नाम है फ्यूरी। उस मूवी को मैंने रिव्यू भी किया है, उसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में बात की है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं उस बोनस फैक्ट की जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस कहानी में जो टैंक है जिसका निकनेम फ्रे बेंटोस था, ये एक मार्क 4 टैंक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने जितने भी टैंक्स मैन्युफैक्चर किए वो मार्क रेंज में होते थे, मार्क 1, मार्क 2, ये मार्क 4 था। वैसे ही आयरन मैन के जो सूट्स होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जितना भी वो आर्मर बनाता है वो भी मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 होते हैं। जो आयरन मैन ने अपना पहला आयरन मैन सूट बनाया था, जब उसको टेररिस्ट लोगों ने कैप्चर कर लिया था, वो एक गुफा में था, वहां पे उसने एक बल्कि सा एक बेसिक सा मेटल का बनाया था ना सूट, उस सूट का नाम मार्क 1 था। और उसके बाद आयरन मैन ने इतने सारे सूट्स बनाए, थोर बस्टर, हल्क बस्टर, एक उसने सिविल वॉर में पहना है, हर सूट अलग था और हर सूट मार्क के नंबर का था। तो अक्सर आप देखेंगे कि ऐसी मशीन्स जिसमें आगे बहुत सारे वर्जन्स आते हैं उनको अक्सर मार्क कह देते हैं। उसका रीजन ये है कि मार्क का जनरली मतलब होता है वर्जन। सो मार्क 1 मतलब पहला वर्जन, मार्क 2,
मार्क 3 तीसरा वर्जन, चौथा वर्जन, इसीलिए मार्क कहते हैं। इसीलिए टैंक्स का नाम भी मार्क 1 मार्क 2 था, और इसीलिए टोनी स्टार्क आयरन मैन के सूट्स का नाम भी मार्क 1 मार्क 2 ऐसे ऐसे है।